हेलो एवरीवन, इट्स अंजलि माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश विद अंजलि। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस। अब कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, और प्रीपोजिशंस क्या है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। तो जो जानना चाहते हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने सारे वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और मेरे प्रीवियस वीडियो से सब समझने की कोशिश करिए। तो हम आज आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन पे। बट प्लीज़ उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस। कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस वो होते हैं जिन्हें यूज़ करने में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब मैंने बताया भी है कि हमारे पास एटलीस्ट 150 प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो वो हम उतने तो कवर कर नहीं सकते हैं, कम से कम 70 हमारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस माने जाते हैं, ठीक है। उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैंने प्रीपोजिशंस के वीडियो में दिए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ कुछ प्रीपोजिशन एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं, बट वो होते बहुत डिफरेंट हैं, और हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने आज पहले प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। पहला कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन वो है इन, इनटू। अब यहाँ इस इन को, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं बार बार उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी इलाबरेट करके बताया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन के बारे में मैंने बताया था कि इन, ऑन, एट हमारे 3 मोस्ट कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो बहुत कॉमन प्रीपोजिशन माने जाते हैं, ठीक है। तो उसे मैंने काफ़ी अच्छे से इलाबरेट किया है। अब यहाँ पे जो ये इन का यूज़ किया गया है वो प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। जैसा मैंने बताया था कि इन, ऑन, एट हमारे टाइम में भी यूज़ होते हैं और प्लेस में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ जो इन है वो मैंने प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, और इन वर्सेस इनटू। अब ये इन वर्सेस इनटू ही मैंने क्यों यूज़ किया कंफ्यूजिंग में, क्योंकि इन भी हमारा प्लेस का जो अंदर होता है, जो इनसाइड होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इनटू भी हमारे अंदर के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हम इनका यूज़ कब करते हैं और इनटू का यूज़ कब करते हैं, आइए आज हम जानते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, इन शोज एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, इनटू शोज मूवमेंट। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर होती है, चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ नाउन या प्रोनाउन से ही हम रिप्लेस करेंगे इसे, ठीक है। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऑलरेडी किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। और इनटू हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अंदर जा रहा है, यानी कि मूवमेंट शो हो रहा है। वो अंदर है नहीं ऑलरेडी, वो अंदर जा रहा है। तो जब कुछ चीज़ ऑलरेडी अंदर होती है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, मैंने यहाँ दिया हुआ है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। ओके, अब हमें ये समझना है कि हमें यहाँ इन फिल करना है या इनटू फिल करना है। तो मैंने इसमें, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे 3 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं। तो जब 3 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं तो मतलब वो तो ऑलरेडी अंदर हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, जैसा मैंने यहाँ लिखा, क्या फिल करेंगे, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट में यानी कि अंदर है, तो यहाँ हम इन को फिल करेंगे क्योंकि ये 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास के अंदर हैं। और सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, ही जम्प्ड डैश द रिवर। ओके, ही जम्प्ड डैश द रिवर मीन्स वो नदी में कूदा। तो कूदा हम क्या बता रहे हैं, एक तरफ से मूवमेंट बता रहे हैं कि वो नदी में कूदा। मैंने यहाँ तो नहीं बोला, यहाँ ये तो नहीं यूज़ किया ना कि वो नदी में है। अगर मैं ये यूज़ करती कि ही इज़ इन द रिवर, तो मुझे वहाँ इन यूज़ करना पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी नदी में है। बट मैंने यहाँ क्या शो किया है, मूवमेंट शो किया है, वो नदी में कूदा, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके, तो ये होता है हमारे इन और इनटू के बीच का डिफरेंस, जो कि हमारा अंदर के लिए यूज़ होता है, बट एक ऑलरेडी उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो ऑलरेडी अंदर है, और एक उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है जो कि अंदर जा रहा है, यानी कि उसके अंदर जाने के मूवमेंट को शो कर रहा है, उसमें हम इनटू यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा ही हमारा सेकेंड प्रीपोजिशन आता है विथ वर्सेस बाय। अब विथ और बाय का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई काम किसी के थ्रू यानी किसी के द्वारा हुआ है। तो दोनों में ही हम विथ और मीन्स, जब किसी के द्वारा हम कोई काम दिखाना शो कर रहे हैं कि इसने किया है, तो उसमें हम विथ का भी यूज़ करते हैं, बाय का भी यूज़ करते हैं,
फिर से हाँ, जैसे मतलब किसी के द्वारा हो रहा है तो उसमें विथ बाय दोनों यूज हो सकता है, लेकिन विथ कब यूज होता है और बाय कब यूज होता है, आइए हम जानते हैं। विथ इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट्स। अब देखिए मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। विथ हमारा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज किया जाता है, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग, कोई काम हुआ लेकिन किसी नॉन लिविंग थिंग के थ्रू हुआ, किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा हुआ। और बाय का मतलब होता है कि बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट्स। बाय भी मतलब एक काम हुआ लेकिन किसी के द्वारा, पर ये बाय हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं होता। लिविंग थिंग यानी कि किसी पर्सन के थ्रू या किसी एनिमल के थ्रू। लिविंग थिंग तो वही होता है ना जो कि जिंदा रहे। तो ये बाय हमारे लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है और विथ हमारे नॉन लिविंग बींग्स के लिए, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, और बाय को हम एजेंट्स कहते हैं। तो जब हमारा कोई काम किसी नॉन लिविंग के द्वारा होता है तो उसमें हम कहते हैं विथ। आई राइट विथ अ पेंसिल। तो यहाँ काम किसके थ्रू हुआ, एक पेंसिल के थ्रू हुआ है। एक पेंसिल, मैं लिखने का काम किसके थ्रू कर रही हूँ, किसके द्वारा, एक पेंसिल के द्वारा। तो पेंसिल क्या हो गया, एक नॉन लिविंग बीइंग, और वो हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द स्नेक वॉज किल्ड डैश हिम डैश अ स्टिक। यहाँ 2 ब्लैंक है। ओके, तो अब इन दोनों ब्लैंक में हमें एक जगह विथ ये करना है, फिल करना है, एक जगह बाय फिल करना है। तो अब आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे विथ और कहाँ करेंगे बाय। अगर मैं ये लिख दूँ, द स्नेक वॉज किल्ड विथ हिम बाय अ स्टिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस। मतलब अगर इस सेंटेंस का आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो ये आएगा द स्नेक वॉज किल्ड विथ हिम। स्नेक उसके साथ मर गया, उसके साथ मर गया एक स्टिक के थ्रू। मतलब स्नेक एक आदमी के साथ मर गया, वो भी किससे, एक स्टिक से। तो ऐसा तो कोई सेंटेंस है नहीं, बिकॉज ऐसे किसी सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकलता, वो मीनिंगलेस है। तो यहाँ हम क्या एक्चुअल में फिल करेंगे, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। सांप उसके द्वारा मरा, यानी हाँ सांप को उसने मारा या सांप उसके द्वारा मरा, किसके और फिर किस चीज के द्वारा मरा, विथ अ स्टिक। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ अ स्टिक। तो यहाँ बाय हमारा एजेंट के साथ यूज हुआ और विथ हमारा स्टिक के साथ। ओके, तो ये हमारा था विथ और बाय के बीच का डिफरेंस। अब नेक्स्ट आते हैं सिंस वर्सेस फॉर। अगेन क्रिटिकल इशू, बहुत लोग इसको फेस करते हैं, कब हम सिंस यूज करें, कब हम फॉर यूज करें। वैसे सिंस के लिए मैं एक और बात बता दूं कि सिंस हमारा प्रेजेंट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों के साथ ही यूज होता है। ठीक है, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब हम किसी काम को, पहली बात सिंस और फॉर दोनों टाइम के लिए यूज होता है, तो ये हमारा टाइम शो कर रहा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो हम सिंस तब यूज करते हैं जब हम ये दिखाते हैं कि कोई काम एक टाइम पे शुरू हुआ है, यानी कि हम उस काम की बिगिनिंग टाइम शो कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। और फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई काम हुआ पर कितने देर के लिए हुआ ये बताते हैं, कब से शुरू हुआ ये नहीं बताना है, कितने देर के लिए हुआ ये बताना है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम बताना है, यानी कि एक सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो सिंस हमारा एक फिक्स्ड टाइम बताता है और फॉर हमारा एक अनफिक्स्ड टाइम, मतलब कोई टाइम फिक्स्ड नहीं होता उसके बारे में। मतलब ये कंफर्म टाइम बता रहा है और ये कंफर्म टाइम नहीं बताता, बस एक पीरियड बता रहा है कि हाँ इतने टाइम के लिए ये काम हुआ या होगा, जो भी है या होने वाला है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। और सिंस हमारा एक पॉइंट, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिस टाइम से हमारा काम शुरू होता है तो हम उस बिगनिंग टाइम को यूज करते हैं। तो एक पॉइंट हम बता दिए ना, कि मान लो अगर मैंने लिखना शुरू किया, ठीक है, और मैं रात से लिख रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, उसके लिए मेरा सेंटेंस क्या होगा, आई एम राइटिंग सिंस नाइट। मैं रात से लिख रही हूँ। तो मैंने क्या बताया, लिखने का काम मेरा कब शुरू हुआ, रात में। मतलब मैंने अपने काम का बिगिनिंग टाइम बताया, एक पॉइंट बता दिया। ओके, तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखें, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इससे आप और अच्छे से समझ लेंगे कि कब हमें सिंस और कब हमें फॉर यूज करना है। मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया, ही हैड बिन इल डैश मंडे। वो मंडे से बीमार है।
ओके तो यहाँ मैंने क्या बताया कि वो बीमार है, लेकिन कब से बीमार है? मंडे से। तो मंडे बता के मैंने एक तरफ से आपको क्या बताया कि एक स्टार्टिंग टाइम बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया मैंने कि वो मंडे से बीमार है। तो यहाँ मैं क्या फिल करूंगी? सिंस। ही हैड बीन इल सिंस मंडे। ही लिव्ड इन दिस हाउस डैश 6 months। ओके डैश 6 यहाँ पे लिख देती हूँ। he lived in this house dash 6 months। वो यहाँ कितने महीने रहा? 6 महीने रहा। बट कब से रहा ये तो नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक पीरियड बता दिया कि भाई कितने महीने रहा है, वो यहाँ पे 6 महीने रहा है। तो फिर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर। ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 months। तो आई होप ये आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट शो करता है टाइम का, और फॉर हमारा बस एक ड्यूरेशन बताता है कि कितने देर तक काम हुआ या होने वाला है। ठीक है, बट उसमें स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जैसे इस सेंटेंस में ये तो नहीं लिखा कि वो यहाँ जनवरी से रह रहा था या फिर प्रीवियस ईयर से रह रहा था, ऐसा कोई टाइम मैंने शो नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने बस एक टाइम बता दिया कि इतने टाइम पीरियड तक वो यहाँ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस थे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और भी प्रीपोजिशंस दूंगी। तो अब हम कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं जो कि हमें इजीली कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जो हमारा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, वो है अगो वर्सेस बिफोर। नाउ दीज टू प्रीपोजिशंस हैज बीन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। ओके, हम इन्हें टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, बट अब देखा जाए तो ये दोनों हमारे किस टाइम के बारे में बात करें? जो काम हम कर चुके हैं या जो काम हो चुका है पास्ट में, हम उसके लिए उस टाइम के लिए इन दोनों प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। दोनों ही पास्ट के इवेंट के लिए यूज किए जाते हैं, बट फिर से मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि हम कब अगो का यूज करते हैं और कब बिफोर का। ठीक है, अगो इज यूज फॉर पास्ट इवेंट्स। अगो हमारे पास्ट इवेंट्स के लिए यूज होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, बिफोर इज यूज्ड इन रेफरेंस टू 2 इवेंट्स, यानी कि बिफोर भी हमारा पास्ट में हो चुके इवेंट्स के बारे में ही यूज किया जाता है, इवेंट्स के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन जब हम बिफोर का यूज करते हैं तो जैसे हम 2 इवेंट को या 2 काम को यूज जब कर रहे हैं तभी हम बिफोर का यूज करेंगे। यानी एक काम के पहले या एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है तो हमें उस दूसरे काम को भी उस सेंटेंस में शो करना है। जब हम अगो का यूज करेंगे तो वो कंपलसरी नहीं होता कि हम दूसरा इवेंट भी शो कर रहे हैं, यानी कि अगो हम तब यूज करें जब कोई काम हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसके पहले या उसके बाद कोई काम हुआ या कोई दूसरे काम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। लेकिन जब हम बिफोर का यूज करते हैं तो उसके पहले भी हमें एक इवेंट यानी एक काम दिखाना है जो हुआ है, और उसके बाद हमें एक काम दिखाना है जो होने वाला है, या फिर पहले वो दिखा दीजिए जो होने वाला है और उसके बाद जो हुआ है। इसका मतलब बिफोर में हमें 2 इवेंट शो करने रहते हैं और अगो में हम सिर्फ एक इवेंट यूज करके हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों इवेंट्स मीन से दोनों वर्ड हमारे पास्ट इवेंट्स के लिए ही यूज होते हैं। जैसे अब देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल में दिया है, ही केम 3 days डैश, वो 3 दिन पहले आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया कि वो 3 दिन पहले आया, उसके बाद मैंने और कोई इवेंट कोई और काम नहीं बताया कि उसने आने के बाद क्या किया या जो भी हुआ, कोई दूसरा मैंने यहाँ कोई काम या कोई इवेंट नहीं बताया। तो जब ऐसा कुछ बताया ही नहीं तो यहाँ पे हम सिर्फ एक अगो यूज करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही केम 3 days बिफोर, तो बिफोर वो ऑटोमेटिकली एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बिफोर का यूज नहीं करते क्योंकि बिफोर का यूज करने का मतलब है कि हमें एक और इवेंट शो करना पड़ेगा एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे हमें शो नहीं करना था इसलिए मैंने अगो यूज किया। अब यहाँ पे देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश ही रीच द स्टेशन, यानी कि जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन जा चुकी थी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं 2 इवेंट शो किया गया है, एक ये कि ट्रेन जा चुकी थी और ये जब वो स्टेशन पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, 2 इवेंट को शो किया। तो जब यहाँ 2 इवेंट शो हुए तो यहाँ आप अगो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। हम यहाँ बिफोर यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या निकलता है, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन
जा चुकी थी, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ये हो गया हमारे अगो और बिफोर के बीच का डिफरेंस, जो कि यूज तो होते हैं पास्ट इवेंट के लिए, लेकिन अगो सिर्फ हमारे एक इवेंट को शो करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन बिफोर में हमें 2 इवेंट शो करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है वो है बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक एस का है, एक में एस नहीं और एक बिसाइड में एस ऐड किया गया है, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। और यहाँ पे भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बिसाइड इज यूज फॉर, यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट किया, एट द साइड ऑफ, मतलब बिसाइड जिसमें हम एस नहीं लगा रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, बिसाइड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बगल के लिए, अपने अगल बगल के लिए, वेदर इट इज़ राइट और इट इज़ लेफ्ट, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ्ट है, लेकिन हम बिसाइड का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने अगल बगल के लिए। एंड बिसाइड्स इज यूज एज इन एडिशन टू और एज वेल एज। बिसाइड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक नाउन के साथ दूसरे नाउन को ऐड करना होता है, यानी कि एक नाउन तो है ही पर दूसरे नाउन को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब चीज़ वो एक ही है। जैसे अगर मैं किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करूं, किसी के काम के बारे में, तो सिंपल है, ही इज़ अ सिंगर बिसाइड्स एन इंजीनियर, मतलब एक इंजीनियर होने के अलावा वो सिंगर है। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक नाउन के साथ एक और नाउन ऐड किया कि वो इंजीनियर तो है, लेकिन याद रखिएगा जब आप 2 नाउन ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों सेम वे में होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दोनों प्रोफेशन को ही ऐड किया है, वो इंजीनियर के अलावा सिंगर भी है। ठीक है, अब आप इस बिसाइड्स की जगह एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं, ही इज अ सिंगर एज वेल एज एन इंजीनियर, ये भी एक सही सेंटेंस हो सकता है, बट एज वेल एज हमारा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, तो वो नहीं, हमें यहाँ से बिसाइड्स के बारे में बात करनी है। तो बिसाइड्स हमारा एक एडिशन है, एक नाउन के साथ दूसरे नाउन को ऐड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज सिटिंग डैश मीना, वो मीना के बगल में बैठा था। तो बगल के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड विदाउट एस एट द एंड, यहाँ पे मैंने एस नहीं ऐड किया, ठीक है, क्योंकि वो तुरंत ही चेंज कर देगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को और वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। और सेकंड जो एग्जांपल है, ही हैज अ कार डैश अ मोटरसाइकिल, ही हैज अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, यानी कि उसके पास कार के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी है। तो ये क्या मैंने शो किया आपको कि यहाँ पे भी देखिए 2 नाउन है, कार और मोटरसाइकिल, और दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट के नाउन है, यानी कि दोनों व्हीकल के लिए यूज होते हैं। तो कार और मोटर मीन्स कार के साथ साथ उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया। तो जब हम किसी चीज एक और नाउन ऐड करते हैं तो उसके लिए हम बिसाइड्स, जिसमें हम लास्ट में एंड में एस लगा रहे हैं, हम उसको यूज करते हैं। और बिसाइड विदाउट एन एस एट द एंडिंग हम उसको अपने अगल बगल के लिए यूज करते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और आगे आपको बताती हूँ। अब हम आगे जानते हैं अपने आगे कुछ और कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस के बारे में। यहाँ मैंने दिया आपको अंडर वर्सेस बिलो। अंडर वर्सेस बिलो फिर से प्लेस को ही रिफर करता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अंडर और बिलो दोनों नीचे के लिए यूज होता है। जब कोई चीज मतलब XYZ, कोई चीज XYZ के नीचे है, ठीक है, तो उसके लिए हम अंडर और बिलो दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जानेंगे हम अंडर का यूज कब करते हैं और बिलो का यूज कब करते हैं। अब आप देखिए इस डेफिनेशन को, अंडर यूजुअली डिनोट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके, बिलो डिनोट्स स्पेस बिटवीन द थिंग्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। अंडर हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उन XYZ चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो दूसरे XYZ के ठीक नीचे है, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में है। ज़रूरी नहीं कि टच हो रहा है, लेकिन फिर भी फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। और बिलो हम कब यूज़ करते हैं, जब XYZ फिर से किसी XYZ के नीचे ही है, लेकिन उन दोनों के बीच में स्पेस है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मैं फिर दे देती हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं उन्हें समझने में और ईजी होगा। जैसे समझिए ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और टेबल के नीचे बॉल है। अब मुझे अगर टेबल के ठीक नीचे मैंने बॉल दिखाया, समझ लीजिए टेबल है और टेबल के ठीक नीचे बॉल है,
ठीक है, यानी कि टेबल एक रखी है और उसके नीचे, यानी कि अगर उसके 4 साइड है तो उस 4 साइड के मतलब अंदर में आ गया, ठीक है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये बॉल क्या हो गई, फिजिकल कांटेक्ट में है टेबल के। और अगर यही बॉल टेबल के नीचे ही है, यानी कि टेबल है, नीचे बॉल है, लेकिन उसके ठीक नीचे ना होके उसके साइड में है, ठीक है, तो जब ये ठीक नीचे होगी, फिजिकल कांटेक्ट में होगी, तो इसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। और जब यही बॉल साइड में है, नीचे है टेबल के, लेकिन वो टेबल के अंदर ना होके साइड में है, तो उसके लिए हम बिलो यूज करते हैं। मतलब इस टेबल और इस बॉल के बीच में स्पेस है, तो जब स्पेस हमें शो करना है तो हमें बिलो यूज करना होता है। और जब कोई नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के फिजिकल कांटेक्ट में आता है, तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस एक बहुत सिंपल सा और बहुत कॉमन सेंटेंस है, द कैट इज अंडर द टेबल। तो बिल्ली टेबल के नीचे है, तो बिल्ली क्या, वो अक्सर फोटो में भी आप देखते हैं टेबल के नीचे बैठी हुई बिल्ली दिखाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम अंडर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बिल्ली टेबल के नीचे तो है लेकिन थोड़ी साइड में है, द कैट इज बिलो द टेबल, यानी कि साइड में है, स्पेस है उन दोनों के बीच में, इसीलिए तब हम उसमें बिलो यूज करते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ही पुट द बुक्स डैश द पिलो, तकिया है, तकिए के नीचे बुक रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बुक क्या आ गया, बुक तो तकिए के कांटेक्ट में आ गया ना, मीन्स एकदम नीचे है, ठीक, तो वो क्या हो गया, कवर्ड हो गया, तकिए से कवर्ड है। जैसे ये बॉल यहाँ टेबल से कवर्ड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, बिलो नहीं। अगर बिलो यूज होता तो इसका मतलब बुक्स साइड में रखी गई है, बट आप जब भी बुक्स रखेंगे तो तकिए के नीचे रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो। ही प्लेस द लैम्प डैश द अलमीरा। अब अलमीरा के ठीक नीचे तो आप टेबल रख नहीं, लैंप रख नहीं सकते हो, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियसली आप अलमीरा के नीचे रखोगे, लेकिन उससे थोड़ी साइड में रखोगे, थोड़ा स्पेस बना के रखोगे। तो ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा। ओके, तो ये मतलब होता है, ये डिफरेंस होता है अंडर और बिलो में। जब कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के फिजिकल कांटेक्ट में आ रहा है नीचे रहने पे, तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। और वही नाउन या प्रोनाउन फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, स्पेस पे है, फिर भी नीचे ही है, तो उसके लिए हम बिलो यूज करते हैं। याद रखिएगा, मैं फिजिकल कांटेक्ट यूज तो कर रही हूँ, स्पेस यूज कर रही हूँ, लेकिन वो तब जब वो किसी चीज के नीचे होगा, क्योंकि अंडर और बिलो हम नीचे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन, बिटवीन वर्सेस अमंग। दोनों का मतलब होता है बीच में, ठीक है, किसी चीज के दो नाउन प्रोनाउन या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन के बीच में जब कुछ होता है, तब हम उसमें बिटवीन और अमंग का यूज करते हैं। लेकिन अब बिटवीन वर्सेस अमंग में डिफरेंस क्या होता है, हमें कब बिटवीन यूज करना चाहिए, कब अमंग यूज करना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तो बीच के लिए यूज हो रहे हैं। बिटवीन इज यूज फॉर टू थिंग्स और नाउन, दो चीजों के लिए या दो पर्सन के लिए कह सकते हैं हम बिटवीन यूज करते हैं। बट वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर मोर व्हेन वी हैव डेफिनिट नंबर इन माइंड। डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है, डेफिनिट का मतलब होता है जब कोई चीज हमें कंफर्म्ड पता है, तो जब कोई नंबर हमारे माइंड में कंफर्म है कि कोई काम या कोई चीज इतने लोगों के बीच में है, तो वो क्या है, जैसे 5 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में कुछ है, तो वो 5 और 10 क्या है, एक डेफिनिट नंबर है, तो उसके लिए हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। मतलब वैसे तो बिटवीन दो ही लोगों के लिए या दो ही नाउन या थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम उससे ज्यादा के लिए कभी यूज करना चाहें तो तभी यूज करेंगे जब वो ज्यादा का नंबर, डेफिनिट नंबर हमें पता हो, जैसे वो 4 है, 6 है, बस, ठीक है। अब अमंग देखिए, अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स व्हेन वी डोंट हैव डेफिनिट नंबर इन माइंड। मतलब हमें ये नहीं पता कि जो काम है या जो चीज है वो कितने लोगों के बीच में, हमें काउंटिंग नहीं पता, हमें नंबर ही नहीं पता, तो उस टाइम पे हम बिटवीन का यूज ना करके अमंग का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आई सैट डैश माई मॉम एंड डैड, मैं अपने मॉम एंड डैड के बीच में बैठी थी, ठीक है, तो मॉम एंड डैड कितने लोग हुए, 2 लोग हुए, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। आई सैट बिटवीन माई मॉम एंड डैड, मैं फिर यूज कर रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, बिटवीन और अमंग बीच के लिए यूज होता है, तो मैं अपने मॉम और डैड के बीच में बैठी थी। आई सैट डैश रैंक होल्डर्स, फिर से, हाँ, आई सैट डैश रैंक होल्डर्स, मैं रैंक होल्डर्स के बीच में बैठी थी।
लेकिन कितने रैंक होल्डर्स है ये तो कंफर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जहाँ नंबर ही कंफर्म ना हो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं। I sat among rank holders। अब ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जेन डिस्ट्रीब्यूटेड द कुकीज डैश 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या था, जेन ने कुकीज को 5 बच्चों में बांट दिया। अब उसने बांटने का काम किया कितने बच्चों के बीच में, 5 बच्चे, यानी कि एक डेफिनिट नंबर हमें पता है। तो हम यहाँ पे बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन एक लेकिन आता है, अगर हम यहाँ बिटवीन की जगह अमंग का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं कहा जाता, क्योंकि जैसे हमें पहले से बताया गया कि बिटवीन 2 लोगों के बीच में यूज होता है और अमंग 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। तो अगर हम चाहें तो यहाँ अमंग का यूज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसे केसेस में आप बिटवीन या अमंग किसी का भी यूज करेंगे तो वो गलत नहीं कहलाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट चीज होती है इन दोनों के डेफिनेशन में वो यही होती है कि बिटवीन 2 लोगों के बीच में यूज होता है और अमंग 2 से ज्यादा, लेकिन उन ज्यादाओं का नंबर हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम चाहें, हमें अगर बिटवीन, जैसे अब कुछ लोग भूल गए, उन्हें ये याद है 2 के बीच में यूज होता है, तो आप अमंग का भी यूज कर लेंगे तो वो कोई गलत सेंटेंस नहीं होगा। बट आप यहाँ बिटवीन का भी अगर यूज कर लेंगे तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं होता है। तो ये हमारे और कुछ प्रीपोजिशंस थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मैं कुछ और प्रीपोजिशंस आपको बताती हूँ। अब हम और कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट है टू वर्सेस टूवर्ड्स। ओके, अब पहले हम ये समझते हैं कि टू वर्सेस टूवर्ड्स किसके लिए यूज होता है, मूवमेंट के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्लेस, मूवमेंट, तो यहाँ हम मूवमेंट की बात करेंगे, यानी कि कोई नाउन मूव कर रहा है तो उसके लिए हम टू या टूवर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कब टू और कब टूवर्ड्स का यूज करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन दिया है, टू इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स इज यूज्ड व्हेन द डेस्टिनेशन इज नॉट फिक्स्ड। यानी कि टू और टूवर्ड्स दोनों मूवमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन जब टू का यूज करते हैं तो हमारी मूवमेंट जहाँ खत्म होगी, यानी कि जो डेस्टिनेशन होगा वो फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन टूवर्ड्स हम उस डेस्टिनेशन, उस मूवमेंट के लिए यूज करें जहाँ डेस्टिनेशन हमारी फिक्स नहीं है, मतलब वो हमारा डेस्टिनेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करूंगी ताकि नए मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आए। तो आप जैसे मैंने देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, वी आर गोइंग डैश लिवरपूल नेक्स्ट वीक, यानी कि हम अगले हफ्ते लिवरपूल जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या बता दिया आपको, मैं जाने तो वाली हूँ अगले हफ्ते, लेकिन कहाँ जाने वाली हूँ, यानी कि लिवरपूल। मैंने एक फिक्स्ड आपको डेस्टिनेशन बताया कि मेरा वो डेस्टिनेशन फिक्स है कि मैं लिवरपूल ही जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू लिवरपूल नेक्स्ट वीक। ओके, तो वो क्या हो गया, लिवरपूल, क्योंकि मेरा फिक्स डेस्टिनेशन था इसलिए मैंने वहां टू का यूज किया। ठीक है, शी स्टूड अप एंड वॉक डैश हिम। अब मैं आपको फिलहाल मैं इसका पहले आंसर बताती हूँ, फिर मैं कुछ और चीजें समझाती हूँ। शी स्टूड अप एंड वॉक डैश हिम, वो खड़ी हुई और उसके तरफ चल दी। वो खड़ी हुई और उसके तरफ चल दी, उसके तरफ चल दी, लेकिन वो क्या, वो उसके पास ही जा रही है या नहीं। अगर हमें ये दिखाना है कि वो उसके पास नहीं जा रही, वो उसका डेस्टिनेशन नहीं है, वो वहां से कहीं और भी जा सकती है, तो हम यहाँ टूवर्ड्स का यूज करते हैं। She stood up and walked towards him। अब मैं आपको जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं कुछ चीजें आपको समझाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है अपने प्रीवियस वीडियो में, मैं फिर कह रही हूँ कि प्रीपोजिशन में हम इस चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते कि हम अगर अपने हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये हमारे फिक्स्ड है कि हमें यही यूज करना है। नहीं, जब हम बोलते हैं, यानी कि जब हम हिंदी ही बोल रहे हैं, मान लीजिए जब हम हिंदी में ही बोल के अपने फिक्स डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जब हम उस फिक्स डेस्टिनेशन की बात करें तब हम अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको टू में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब हम अपने हिंदी ही सेंटेंस में हमारा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, तब हम जाके उसको इंग्लिश में टूवर्ड्स के थ्रू दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे टू की जगह टूवर्ड्स भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है।
टू की जगह अगर मैंने टूवर्ड्स यूज किया, वी आर गोइंग टूवर्ड्स लिवरपूल नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते लिवरपूल की तरफ जाने वाले हैं। तरफ, इसका मतलब मैं लिवरपूल से कहीं और भी जा सकती हूँ, लिवरपूल मेरा एक फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे टूवर्ड्स यूज किया, अगर मैं यहाँ टू यूज कर दूंगी तो हिंदी में हमारा इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा, शी स्टूड अप एंड वॉक टू हिम, मतलब कि उसका फिक्स डेस्टिनेशन बता दिया मैंने कि वो उठी, खड़ी हुई और उसके पास चली गई। तो उसके पास चली गई मतलब वो उसका एक डेस्टिनेशन हो गया कि उसको वहां जाके रुकना था तो वो रुक गई। तो इसलिए जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो टूवर्ड्स ना लिख के टू लिखेंगे। तो वो बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने किसी एक प्रीपोजिशन पे मत टिकिएगा। टू का यूज हम तब करते हैं जब हमारा डेस्टिनेशन फिक्स हो, और टूवर्ड्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता। तो वो तो आप अपने सेंटेंस के थ्रू ही समझ सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में एक फिक्स डेस्टिनेशन है तो वो टू है, और अगर नहीं है तो वो टूवर्ड्स है। ठीक है, अब इसके साथ हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे आते हैं जो कि ऑन वर्सेस अबाउ। अब यहाँ ऑन वर्सेस अबाउ दोनों ही एक प्लेस को रिफर कर रहे हैं, जगह को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ अबाउ और ऑन दोनों का मतलब होता है ऊपर। जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर होता है तो उसके लिए हम ऑन या अबाउ का यूज करते हैं। लेकिन कब ऑन और कब अबाउ यूज करते हैं ये भी आप समझिए। On is used when a noun is directly on top of another noun and touching each other। ये लाइन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। टचिंग ईच अदर मतलब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर तो है, लेकिन वो एक दूसरे से टच हो रहे हैं, फिजिकली कांटेक्ट में, और वो प्रॉपर टच हो रहे हैं। ठीक है, और वही अगर हम अबाउ का यूज करें तो अबाउ इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो टचिंग, मतलब अबाउ में भी एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर ही है, लेकिन वहां एक दूसरे से वो लोग टच नहीं हो रहे हैं। तो जहां जब दो नाउन टच होते हैं यानी एक दूसरे से छूते हैं तो उस समय हम ऑन का यूज करते हैं, और जब वो एक दूसरे से टच नहीं होते उस समय हम अबाउ का यूज करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, द क्लॉक इज डैश द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। अब आप कहेंगे ऊपर का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये सतह है तो सतह मतलब इसके ऊपर, ये ऐसे भी हो सकता है। ये मतलब एक दीवार है आप मान लीजिए, तो दीवार पे भी अगर कोई नाउन टच हो रहा है तो देखा जाए तो एक नाउन के ऊपर दूसरा नाउन है। ठीक है, आप समझिएगा, सिर्फ ये फ्लैट सरफेस हम नहीं देखते हैं, हम ये सरफेस भी देखते हैं। अगर इस सरफेस में इस नाउन पे भी अगर दूसरा नाउन टच हो रहा है तो वो क्या हो गया, वो भी एक तरफ से हमारा ऊपर ही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। एक और सेंटेंस हम ले सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बुक टेबल के ऊपर है। अब यहाँ जो सरफेस है वो इस साइड से नहीं है, वो इस तरीके से सरफेस में मैंने बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या हो गया, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ बुक टेबल से टच हो रहा है, वहां क्लॉक वॉल से टच हो रहा है। वी वर फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, यानी कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। तो ये इसका मतलब बादल और हमारे बीच में कोई टच नहीं हो रहा था। तो वो हम इस समय जब एक नाउन यानी बादल और हमारे बीच में कोई टच नहीं है तो वो हमारा क्या हो गया, तब हम वहां क्या यूज करेंगे, अबाउ। वी वर फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स। तो यहाँ क्या हो गया, अबाउ यानी हमारे दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ना क्लाउड्स में ना मेरे में, तो वहां मैं अबाउ का यूज करूंगी। और क्योंकि यहाँ क्लॉक और वॉल एक दूसरे से टच हो रहे हैं तो वहां हम ऑन का यूज करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास और भी कई सारे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं, पर वो ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज नहीं करते अपने सेंटेंस में, तो हम उसके बारे में उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने फिलहाल आपको जो 9 प्रीपोजिशंस आपको कंफ्यूजिंग दिखाए, देखा जाए तो वो 9 इंटू करके 18 प्रीपोजिशंस हो गए। तो वो 18 प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने आपको बताया जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं और जिनमें हमें कंफ्यूजन भी रहती है। ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, तो मैंने उन्हीं सारे प्रीपोजिशंस को यूज किया यहाँ पे, उन्हीं सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बताया जिनके बारे में जान के आप उसे अपने सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग स्किल में भी आप उसका यूज इजीली कर सकते हैं और आपको डिफरेंस भी अच्छे से पता होगा। तो मैंने आज भी यहाँ पूरी कोशिश की कि आपको ये चीज़ें बहुत इजी वे में समझा सकूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया, अच्छा लगा, हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।